वेलकम बैक टू डिफेंस स्टडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं एनिमी कैरेक्टर की, जो कि एक इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, डिफेंस स्टडीज ऐसे नाम जाने जाने वाले कोर्स जो है उनमें ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पेपर है इंटरनेशनल लॉ का, जिसके अंदर ये टॉपिक आता है एनिमी कैरेक्टर। तो हम इसके बारे में जानेंगे आगे कि क्या होता है एनिमी कैरेक्टर, कैसे डिसाइड किया जाता है एनिमी कैरेक्टर, और किन किन चीज़ों को लेकर के हम लोग एनिमी कैरेक्टर की बात करते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं आखिर कैसे क्या होता है। तो जैसे ही किसी दो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में वॉर स्टार्ट होती है, तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं, उनमें कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आते हैं कि जो युद्ध के या वॉर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स है, उसके हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे गवर्न करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उसके बारे में होते हैं। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब कंट्रीज वॉर में जाती हैं तो अपने जो बिहेवियर है या रिस्पॉन्ड करने का जो तरीका होता है उसको चेंज कर लेती हैं, स्पेशली उनके एनिमीज के अगेंस्ट। और वो भी किस उसको अकॉर्डिंग में रख के, तो वो जो उनका ऑब्जेक्टिव है वॉर का, उसको ध्यान में रखते हुए अपने एनिमीज के लिए उनका बिहेवियर कैसा होगा, उसके बारे में चेंजेस ले आते हैं। फिर जो ये स्टेट्स हैं, ये एनिमी कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए क्या कुछ चीजें हैं कि उनको ट्रीट कैसे करना है या उनका बिहेवियर कैसा होगा। तो उसमें ध्यान में रखते हैं कि भाई इंडिविजुअल के साथ क्या व्यवहार करना है, जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसका उसका क्या व्यवहार करना है, और जो कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेशन शिप्स हैं, उनके साथ क्या व्यवहार करना है, कैसे रेगुलेट करना है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। और जो स्टेट्स है वो बेसिकली एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करती है ताकि वो अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सके, यहाँ उनको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है। तो ये इस अपनी अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जो कंट्रीज हैं वो एक एनिमी कैरेक्टर को डिटरमाइन करती हैं। और ये स्पेसिफिक एनिमी कैरेक्टर, लाइक अगर कोई शिप है, कोई इंडिविजुअल है, कोई गुड्स है, वो अगर कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है तो उसे एनिमी कैरेक्टर माना जाएगा। ये डिसाइड करने के लिए ऐसे लाइक जो हेग कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड हेग कॉन्फ्रेंस 1907 में हुई, और फिर जेनेवा नेवल कॉन्फ्रेंस जो थी, उसमें भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए, लोगों ने प्रयास बहुत किए, लेकिन कुछ जो विजिबल टेंजिबल सक्सेस थी वो मिली नहीं, क्योंकि हर कंट्री क्या है अपने अपने हिसाब से एनिमी कैरेक्टर को डिसाइड करती है। अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करें तो हर कंट्री ने अपना अलग अलग स्टैंडर्ड अपना रखा था कि भैया जो इंडिविजुअल को कैसे एनिमी कैरेक्टर मानना है, गुड्स को कैसे मानना है, शिप्स को क्या रहेगा, कॉर्पोरेशंस को क्या रहेगा। तो हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग स्टैंडर्ड उन्होंने डिसाइड कर रखा था। तो आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं कि आगे क्या है। हाँ, तो जो एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करने के कुछ तरीके हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला इन्होंने बताया एनिमी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एनिमी कैरेक्टर हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं। तो इंडिविजुअल्स का जो एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करने के लिए उन्होंने दो पैरामीटर सेट करे। सबसे पहला था कि जो इंडिविजुअल्स ऑफ बेलिजरेंट स्टेट है, यानी कि जो युद्धरत राष्ट्र हैं। बेलिजरेंट स्टेट्स कौन से स्टेट्स होते हैं? जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो दो कंट्रीज डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रही हो या फिर एक दूसरे को सपोर्ट करके कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? बेलिजरेंट स्टेट्स होते हैं। तो ये बेलिजरेंट स्टेट्स के जो इंडिविजुअल्स हैं उनका एनिमी कैरेक्टर कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसका। और दूसरा है कि जो इंडिविजुअल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स हैं, यानी न्यूट्रल स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को वॉर से बिल्कुल अलूफ रखे, भैया हमसे इससे कोई मतलब नहीं है, आप लोग लड़ रहे हैं, आप लोग लड़ते रहिए, ठीक है। तो उनके इंडिविजुअल साथ कैसा व्यवहार, कैसे उनको डिसाइड किया जाएगा भैया इनका कैरेक्टर है, एनिमी कैरेक्टर है या नहीं है। तो ये दो पैरामीटर सेट किए गए इंडिविजुअल्स को डिसाइड करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है कि एनिमी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बिलियन स्टेट, इसको डिसाइड करने के लिए क्या है कि हर स्टेट, हर कंट्री का अपना अलग अलग पैरामीटर है, हर उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। कुछ उनके टेस्ट हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिससे वो अपने आप को डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये जो है हमारा एनिमी कैरेक्टर का पर्सन होगा, इंडिविजुअल होगा बेलिजेंट स्टेट का, या फिर नहीं होगा। अगर हम बात करें ब्रिटेन और यूएसए की, तो ये जो कंट्रीज हैं ये डिटरमिन करते हैं उनका जो रेसिडेंस है या उनका जो डोमिसाइल है वो कहाँ का है। अगर वो बेलिजेंट स्टेट के में रहते हैं
वहाँ के रेसिडेंशियल हैं, वहाँ के डोमिसाइल हैं, तो उनको जो ब्रिटेन और यूएस है वो उनको क्या है, वो इंडिविजुअल्स को एनिमी कैरेक्टर मानता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं लाइक यूरोप, यूरोप का एंटायर यूरोप, बट इंग्लैंड को छोड़िए, तो वो क्या करते हैं, उनकी नेशनैलिटी को ध्यान में रख करके उनका एनिमी कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। तो ये बात हो गई एनिमी कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ बेलिजरेंट स्टेट्स। अब वहीं अगर हम बात करें कि जो इंडिविजुअल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स की अगर हम बात करें, तो जो न्यूट्रल स्टेट्स का है कि जैसे जो लोग किसी टेरिटरी में रिसाइड करते हैं नहीं करते हैं, जो इंडिविजुअल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स हैं, अगर वो एनिमी स्टेट की टेरिटरी में नहीं रहते हैं तो उनको एनिमी कैरेक्टर का नहीं माना जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो रहते हैं और वॉर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी बेलिजरेंट स्टेट के अगेंस्ट, तो उनको एनिमी कैरेक्टर माना जाएगा। वही अमेरिका और जो इंग्लैंड है, वो उनका जो डिसाइड करने का तरीका है वो क्या है कि अगर वो किसी प्रकार के गुड्स या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि बेलिजरेंट स्टेट को सपोर्ट करता है, एनिमी स्टेट को सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो उसको मानते हैं कि ये एनिमी कैरेक्टर का है। और अगर सिटीजन ऑफ द एनिमी स्टेट किसी दूसरी स्टेट में रह रहे हो, समझ करो जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में अभी वॉर चल रही है, तो जो रशियंस हैं अगर वो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कहीं पर रह रहे हैं, तो उनका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको जो है कि या किसी न्यूट्रल स्टेट में रह रहे हैं जहाँ जिसका वॉर से कोई लेना देना नहीं है, तो उनको एनिमी कैरेक्टर का नहीं माना जाएगा। ये जो है प्रैक्टिसेस हैं क्या है कि एनिमी कैरेक्टर इंडिविजुअल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेट्स के बारे में है। आगे देखते हैं, तो आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमी कैरेक्टर ऑफ, ये किस एनिमी कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेशंस की बात कर रहे हैं कि जो कॉर्पोरेशंस हैं उनका एनिमी कैरेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो उनका परमानेंट रेसिडेंस और दूसरा रजिस्ट्रेशन। सिंपली अगर कोई कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड है एनिमी स्टेट में, तो उसको एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा। वहीं दूसरा कि अगर कोई कॉर्पोरेशन जो है वो जो उसका परमानेंट रेसिडेंस है, यानी कि अब उसका सपोज करो कि परमानेंट रेसिडेंस है, वो किसी न्यूट्रल स्टेट में है, तो उसको उसके हिसाब से एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। ये पैरामीटर सेट किए गए हैं एनिमी कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन को लेकर के। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो कि है डैमलर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का। इसमें क्या हुआ कि अगर कोई एजेंट या कॉर्पोरेशन जो कि लाइक ओन करता है उसको, जो ओनर है उसका किसी कॉर्पोरेशन का, अगर वह किसी एनिमी स्टेट या टेरिटरी में रहता है, तो उस कंपनी को एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा, उस कॉर्पोरेशन को एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा अगर उसका जो ओनर है वो कहाँ रहता हो, किसी लाइक एनिमी स्टेट में रहता हो। तो इसकी बहुत बुराइयां हुई, जूरिस्ट ने इसको कहा कि भैया ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये बेकार है, फर्जी कानून है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप जो है एस के कपूर की जो बुक है इंटरनेशनल लॉ की, आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको डिटेल में चीजें मिल जाएंगी यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कि एनिमी कैरेक्टर ऑफ शिप्स। तो एनिमी कैरेक्टर ऑफ शिप्स को डिसाइड करने का जेनेवा कन्वेंशन, डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा बेसिकली 1909 में जो हुआ था, उसमें अडॉप्ट किया गया कि शिप्स के लिए हम उनके फ्लैग को देखकर डिसाइड करेंगे या उनका फ्लैग को वेरीफाई करके डिसाइड करेंगे कि उनका कैरेक्टर क्या होना चाहिए। अब ये फ्लैग का मतलब क्या हो गया कि फ्लैग का मतलब हो गया कि वो फ्लैग जिसको कोई शिप ऑथोराइज है यूज करने के, जैसे सपोज इंडिया का शिप है तो इंडिया का शिप इंडिया का फ्लैग लेके चलेगा, जापान का है तो जापान का लेके चलेगा। अब अगर वहीं पे कोई शिप सपोज कर लो कि चाइना का है और वो पाकिस्तान का फ्लैग लेके चल रहा है, तो क्या है, अनऑथोराइज्ड है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, अगर कोई फ्रांस का शिप है वो यूएस का फ्लैग यूज कर रहा है, तो उसको एक अनऑथोराइज यूज ऑफ फ्लैग माना जाएगा। और ऐसे में अगर कोई सपोज कर कोई एनिमी स्टेट है, कोई जिस दो युद्धरत राष्ट्र हैं, वो किसी तीसरे न्यूट्रल स्टेट का, न्यूट्रल कंट्री का जो है फ्लैग यूज कर रहे हैं, और उनको जो कोई दूसरा बेलिजरेंट स्टेट है वो उनको सीज कर लेता है, पकड़ लेता है, देन उनको एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो वॉर में तो है लेकिन न्यूट्रल स्टेट का फ्लैग यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो शिप होगा वो क्या होगा, एनिमी कैरेक्टर का होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि
जैसे अब आता है कि गुड्स के बारे में, सामान के बारे में, कि गुड्स को हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एनिमी कैरेक्टर का है कि नहीं है। तो वो सभी के सभी गुड्स, अगर वो किसी एनिमी मर्चेंट मैन की शिप पे हैं, या एनिमी मर्चेंट मैन जो है वो उसको लेके जा रहा है, तो उन सबको एनिमी कैरेक्टर का माना जाएगा, अनलेस, यानी कब तक, जब तक कि कोई न्यूट्रल स्टेट का ऑनर या न्यूट्रल ऑनर उसको ये प्रूव ना कर दे कि भाई ये सामान जो है वो एनिमी स्टेट का नहीं बल्कि ये न्यूट्रल स्टेट का है। तो जो एनिमी कैरेक्टर ऑफ गुड्स होता है वो डिसाइड होता है बेसिकली कैसे, ओनरशिप से, यानी कि सामान का जो ओनर है वो कौन है, उसके बेस पे डिसाइड होगा कि वो गुड्स जो है, वो सामान जो है वो क्या एनिमी कैरेक्टर का है कि नहीं है, चाहे वो भले ही एनिमी शिप पे हो। और ये जो प्रैक्टिस है बेसिकली ये हर बार हर स्टेट की अलग अलग है। हर कंट्री इसको अपने हिसाब से फॉलो करता है और अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि क्या रखा जाएगा उस गुड्स का कैरेक्टर। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर ऑफ एनिमी शिप्स, कि सपोज एनिमी शिप्स हैं तो उनका ट्रांसफर कैसे होना है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है डिक्लेरेशन ऑफ लंदन। उसमें दो कंडीशन डिसाइड की गई कि भाई, किस कंडीशन में जो ट्रांसफर ऑफ शिप है वो हो रहा है। तो पहला बिफोर आउटब्रेक ऑफ वॉर, और दूसरा जो है वो है आफ्टर आउटब्रेक ऑफ वॉर, यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध शुरू होने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो ये ट्रांसफर है वो उस ऑब्जेक्टिव के साथ ना हुआ हो कि लाइक वो जो है इवेड करने जा रहे हैं या कैप्चर करने जा रहे हैं उस शिप को बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वॉर में। It's necessary that such transfer should not have been made with an objective to evade the capture of the ship। ये बिफोर द आउटब्रेक ऑफ वॉर है। और वहीं आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ वॉर में क्या है कि जो शिप का ट्रांसफर है वो अगर ऐसे कि वॉर स्टार्ट होने के बाद हुआ हो तो उसको जनरली इलीगल मानते हैं कि ये जो है ट्रांसफर हो रहा है वो इलीगल है। लेकिन ये अलाउड है कब, जब जो है कि जो ओनर ऑफ द शिप है वो ये बात को साबित कर दे कि हमारा जो अल्टीमेट एम है या जो इस ट्रांसफर का जो व्यू है वो ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको वॉर को सपोर्ट करेंगे या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी इन्वेजन करने वाले हैं। तब जो है युद्ध स्टार्ट होने के बाद भी आप जो है कि ट्रांसफर ऑफ शिप, एनिमी शिप्स कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस हो गई। आगे देखते हैं, अब आता है ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन सी। इसकी भी दो कंडीशंस हैं कि एक तो युद्ध शुरू होने से पहले और दूसरा युद्ध शुरू होने के बाद। तो अगर जैसे कि किसी भी गुड्स का जो सेल है वो युद्ध शुरू होने से पहले ही हो गया, ठीक है, और या फिर बिना युद्ध, जैसे वॉर स्टार्ट हो गई और उसको कंसीडर ही नहीं किया गया कि हाँ युद्ध होने वाला है, ऐसी कंडीशन में तो उसमें स्टेट लॉ अप्लाइड होता है कि भाई जो ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, ठीक है, उसको कैसे इफेक्ट करना है ये कौन डिसाइड करेगा, उस स्टेट का लॉ करेगा। लेकिन वहीं अगर वॉर स्टार्ट हो गई और उसके बीच में ये हो रहा है जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन सी है, तो वो गुड जो है एनिमी कैरेक्टर का होगा। और ऐसे गुड को या ऐसे सामान को, ऐसे गुड्स को, ऐसे सामान को क्या करते हैं, सीज किया जा सकता है अनलेस कि अगर वो किसी भी न्यूट्रल, अच्छा हाँ, अगर वो चाहे न्यूट्रल स्टेट का ही क्यों ना हो उसको तब भी क्या कर सकते हैं, सीज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है कि ऐसा अभी तक कोई नियम नहीं है फॉर्मुलेट हुआ है कि किसी भी न्यूट्रल स्टेट के पर्सन या प्रॉपर्टी के लिए एनिमी कैरेक्टर को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये रहा हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, कि हमने एनिमी कैरेक्टर पढ़ा। आगे और भी सीरीज में वीडियोस आएंगे इंटरनेशनल लॉ की। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।